Hello students, I am Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at University of Agriculture and Technology, Banda. So friends, in today's class, we will learn about the feasibility of farming systems in different agroclimatic zones, मतलब विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि प्रणालियों की व्यवहार्यता। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण और कृषि प्रधान देश है, जहाँ अलग अलग जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक सिचुएशंस पाई जाती है। इन विविध परिस्थितियों के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां मतलब फार्मिंग सिस्टम्स भी अपनाई जाती है, जिससे किसानों की आजीविका सुरक्षित हो जाती है और प्राकृतिक संसाधनों का एक सतत, निरंतर या फिर सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जाता है। आज हम यहाँ पर समझेंगे कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम कैसे विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के अनुसार ढाली जाती है, किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले फार्मिंग सिस्टम्स के मॉडल्स किस तरीके से सॉइल, वाटर और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, कृषि आय में बढ़ोतरी हो और इकोलॉजिकल बैलेंस या फिर पर्यावरण की सुरक्षितता भी बनी रहे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम विविध कृषि घटकों का, जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, उनकी फिजिबिलिटी की बात करेंगे। अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुसार कौन कौन से कंपोनेंट्स का रिकमेंडेशन किया गया है। अब मैं एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस बोल रहा हूँ। हमें पता है कि कंट्री के 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, लेकिन कुछ सिमिलर तरीके के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को जोड़ते हुए वो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हम मान के यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि कहीं कहीं पर दो दो तीन तीन एग्रोक्लाइमेटिक जोन जोड़ के उनके सिमिलर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस उनको बोला जाए। तो पहला है नॉर्दर्न हिल रीजन, जहाँ का क्लाइमेट होता है सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड टाइप का। अब यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स बताए गए हैं, स्टेट्स कौन से बताए गए, पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। इन स्टेट्स का मैक्सिमम एरिया इसमें आता है। फिर कंपोनेंट्स का जो सजेशन दिया गया है, क्रॉप कंपोनेंट, लाइफस्टॉक कंपोनेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर और हम तरीके से इनका बाइफर्केशन करें तो क्रॉप कंपोनेंट में व्हीट, राइस, मेज और वहाँ पर होने वाली अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स। फिर लाइफस्टॉक कंपोनेंट में डेयरी कैटल, शीप, गोट। ऑब्वियसली वहाँ की ब्रीड्स अलग होगी जो उस क्लाइमेट में ढाल सके अपने आप को। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का सेशन है, वहाँ पर एप्पल, पियर या फिर कुछ टिम्बर ट्रीज, देवदार वगैरह तो नेचुरल तरीके से वहाँ पर बढ़ते हैं। और फिर एक्वाकल्चर, जो नेचुरल पॉन्ड बॉडीज होती है वहाँ पर हिल में, तो वहाँ पर फिशिंग की जाए, पॉन्ड फिशरी की जाए, इस तरह के रिकमेंडेशन है। अब इन प्रणालियों का, इन सिस्टम्स का इम्पोर्टेंस क्या है। पहाड़ी क्षेत्र में समतल जमीन कम होती है, इसलिए पशुपालन और वानिकी वहाँ पर ज़रूरी होता है। फिर सॉइल कंजर्वेशन के लिए और एग्रो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए बढ़ावा मिलता है जब हम इन कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं। और इस तरीके से भूमि की उत्पादकता और पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण, जिसको हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बोलते हैं, इन सिस्टम्स को अडॉप्ट करने से ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी बेहतर हो जाती है। फिर नेक्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है ईस्टर्न प्लेटू रीजन की, जो सेमी एरिड जोन माना गया है और जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स के कुछ पार्ट्स शामिल हैं। तो यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स की फिजिबिलिटी बताई गई है। एक है क्रॉप कंपोनेंट, जिसमें राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, इन फसलों का रिकमेंडेशन है। फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट में कैटल, पोल्ट्री, गोट फार्मिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैंगो, गोवा, इस तरीके से फ्रूट ऑर्चर्ड्स। और एक्वाकल्चर में राइस फिश कल्चर, मतलब राइस के फील्ड में पल्ड राइस, वहाँ पर स्टैग्नेटेड वाटर और उसमें फिश का कल्चर, या फिर पॉन्ड में भी फिशरी करना, इन तरह के सुझाव इसमें है। तो इनका महत्व क्या है, धान आधारित खेती में पशुपालन को जोड़कर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। और ये जो राइस फिश कल्चर है, वो जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करता है और जो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का, जैव विविधता का हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो भी अचीव हो जाता है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर निर्भरता घटती है, जिससे वो इनपुट कम हो जाता है और इनकम बढ़ जाती है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर थर्ड है सेंट्रल प्लेन जोन, जहाँ की जो कंडीशंस है ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड टाइप की होती है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन स्टेट्स के कुछ पार्ट्स आते हैं। तो कौन से फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट्स यहाँ पर फिजिबल माने गए हैं। पहला है क्रॉप कंपोनेंट, जिसमें व्हीट, राइस, मेज, सोयाबीन,
शुगर केन, कॉटन, वेजिटेबल्स, इस तरीके की फसलें उगाना। फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट में डेयरी काउज, बफेलोज, पोल्ट्री, गोट्स, इन चीज़ों को रखना। एग्रो फॉरेस्ट्री में सिट्रस, पपाया, टिम्बर ट्रीज, इनको इंक्लूड करना। एक्वाकल्चर में फिश फार्मिंग करना, जो भी इरिगेशन चैनल्स वगैरह, क्योंकि इस एरिया में अच्छा खासा नेटवर्क है इरिगेशन चैनल्स का, तो उसके किनारे किनारे पर कुछ तालाब वगैरह बना के सीपेज का वाटर उसमें से कल्टिवेट करके वहाँ पर ये फिश फार्मिंग किए जा सकते हैं। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर फिर से ध्यान में रखनी है कि बिल्कुल फिक्स तरीके से एक जनरल रिकमेंडेशन है। ऐसा नहीं कि यही सारी चीज़ें होनी चाहिए, यही फसलें होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन ओवरऑल एक सालों का एक्सपीरियंस के सारा लिटरेचर जो पब्लिश हुआ है उसके आधार पर ये सॉर्टिंग किया गया है कि इन कंपोनेंट्स की बेहतर फिजिबिलिटी वहाँ पर है। अब इसका महत्व क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर जो हम यहाँ पर हमें मिलता है, तो वो रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर होके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर पशुपालन को रखने के बाद जो गोबर की खाद या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर प्राप्त होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का विकल्प है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि इसमें से बहुत बड़ी एरिया की ज़मीन डिग्रेड हो चुकी है, कई सारे केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अकोमुलेशन वहाँ पर हो रहा है, वाटर बॉडीज़ में ये यूट्रोफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए ये लाइफ स्टॉक कंपोनेंट यहाँ पर होना ज़रूरी है। फिर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग सोर्सेस हैं इनकम के, तो उससे भी क्या होता है, एक इकोनॉमिक आश्योरेंस मिलता है कि आर्थिक रूप से फार्मर को एक श्योरिटी मिलती है कि कुछ ना कुछ इनकम मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है वेस्टर्न एंड कोस्टल रीजन, जहाँ का क्लाइमेट एरिड, सेमी एरिड एंड कोस्टल टाइप का माना गया है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन स्टेट्स का पार्ट्स शामिल है। अब कौन से कंपोनेंट्स की फिजिबिलिटी बताई गई है? पहला है क्रॉप कंपोनेंट, जिसमें कॉटन, ग्राउंडनट, सोरगम, पल्सेस, वेजिटेबल्स, इनका सुझाव है। फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट में शीप, गोट, कैटल, पोल्ट्री, इनका है। एग्रो फॉरेस्ट्री में मोरिंगा, टामारिंड, नीम, इस कंपोनेंट्स का। एक्वाकल्चर में श्रिम्प फार्मिंग, इन कोस्टल एरिया मतलब झींगे की खेती करना। फिर फिश फार्मिंग, जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, या फिर कोस्टल एरिया में जो खाड़ी होती है उनमें भी फिश फार्मिंग रिकमेंडेड है। और इसका बेनिफिट क्या बताया गया है कि वाटर स्केर्सिटी से निपटने के लिए ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप का जो लगाया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ये सिस्टम्स क्रॉप आधारित है, तो सिचुएशन के हिसाब से ड्राउट रेजिस्टेंस वैराइटीज़ का हम लगा सकते हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का सिस्टम रखने से इरोजन कम होता है, सॉइल का रिसाइकलिंग बढ़ता है, जो ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग होती है वो बढ़ती है। फिर तटीय क्षेत्रों में झींगे की खेती जो है वो किसानों को एडिशनल इनकम देती है। फिफ्थ है सदर्न प्लेटो एंड हिल्स, जहाँ का क्लाइमेट जनरली सब ह्यूमिड टू सेमी एरिड टाइप का माना गया है, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के पार्ट शामिल हैं। तो यहाँ पर फार्मिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स की फिजिबिलिटी बताई गई है उनमें है क्रॉप कंपोनेंट, जिसमें राइस, sorghum, मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स। फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, शीप, इनको रखना। एग्रो फॉरेस्ट्री में मैंगो, कैशो, टिम्बर ट्रीज, अलग अलग तरीके के टिम्बर ट्रीज यहाँ पर लगाया जाता है, साग, साल, इनसे लेके। फिर एक्वाकल्चर, पॉन्ड में फिशरी करना, और फिर जहाँ पर लोलैंड राइस का कल्टिवेशन होता है वहाँ पर राइस फिश कल्चर को अडॉप्ट करना। तो इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है कि जल संग मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, या फिर ये जो फार्मिंग सिस्टम के अलग अलग घटक यूज़ हम करते हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम होते हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। फिर पशुपालन से गोबर की खाद उपलब्ध होती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो यहाँ पर रिकमेंडेड है, उससे साल भर आय संभव होती है। मोर और लेस ये सारे कंपोनेंट्स हर जगह जगह पर रिकमेंडेड हैं। तो उसी तरीके से हम बेनिफिट यहाँ पर बहुत हमें रिजिड नहीं रहना है कि हाँ ये फिफ्थ जोन में बताया गया है कि यही सारी चीज़ें आपके आंसर में आनी चाहिए। आप अपने तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस का यूज़ करके इन चीज़ों को ओवरलैप कर सकते हैं। सिक्स्थ है ट्रांजिशनल जोन्स, मतलब जो ट्रांजिशन होता है सेमी एरिड से एरिड तक, इस तरीके से जोन बदलता जाता है। तो इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स के पार्ट शामिल है। फार्मिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स में क्रॉप कंपोनेंट का सुझाव है, जिसमें कॉटन, ग्राउंडनट, व्हीट, बार्ली, पल्सेस और फॉडर क्रॉप्स, इनका रिकमेंडेशन है। अब ये मोटे मोटे रिकमेंडेशन है, इनमें और फसलें बढ़ाई जा सकती है, अलग अलग वैरायटीज़ रिकमेंडेड होती है, चाहे लाइव स्टॉक ब्रीड हो,
जैसे यहाँ पर बताया गया है लाइव स्टॉक में डेयरी कैटल, बफेलो, गोट्स, पोल्ट्री, तो हर जोन वाइज अलग अलग ब्रीड्स रिकमेंडेड किए गए हैं, उनको बारीक से कैसे देखना ज़रूरी है, हम यहाँ पर बस सुपरफिशियल मैनर में देख रहे हैं। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट का है, जो ड्राउट टॉलरेंट ट्रीज होती है, नीम, खिजरी, इनका रिकमेंडेशन है। एक्वाकल्चर में थोड़ा सा यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी का कंडीशन होती है, इसलिए एक्वाकल्चर लिमिटेड है, लेकिन जहाँ पर रेन वाटर का बहुत अच्छे तरीके से फार्म के पॉन्ड्स में कंजर्वेशन किया जा सकता है, या फिर विलेज पॉन्ड में अगर परमानेंट तरीके से साल भर के लिए पानी अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पर एक्वाकल्चर पॉसिबल है। जनरल एक्वाकल्चर का रिकमेंडेशन नहीं है। फिर इसके इम्पोर्टेंस में अगर हम बात देखेंगे तो ड्राउट रेजिस्टेंस फसलें और जो एग्रो फॉरेस्ट्री हम करते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में भी इनकम प्रोड्यूस करने में मदद करती है। पशुपालन से गोबर की खाद मिलती है, जिससे हमें पता है कि क्या होता है, एक रिसाइकलिंग करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। फिर यहाँ पर ऐसी चीज़ों में वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इवनली राजस्थान का पार्ट यहाँ पर शामिल है, या फिर पंजाब और हरियाणा उस तरीके का, जहाँ पर जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब सैंड फैलती जा रही है डिजर्ट्स की, उस पर भी नियंत्रण देने की ज़रूरत बताई गई है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और जिसमें आसाम, मेघालय, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये स्टेट्स शामिल हैं, जिसमें क्रॉप कंपोनेंट में सुझाव दिया गया है कि राइस, मेज, वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, अलग अलग तरीके के वहाँ पर जो हिली एरिया में सर्वाइव कर सके, हिली एरिया में प्रोडक्टिविटी अपनी बना सके, ऐसे पल्सेस रिकमेंडेड है। लाइव स्टॉक में पोल्ट्री, पिग्स, कैटल, गोट, ये कंपोनेंट है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री में टी एक्चुअली टी, रबर, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स से हम देखते हैं, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री के बीच में मतलब फॉरेस्ट्री के ट्रीज और उनके बीच में ये टी के और रबर के पेड़ लगाना, ये यहाँ पर रिकमेंडेड है। तो फिर है एक्वाकल्चर, जहाँ पर नेचुरल पॉन्ड्स बॉडीज जो बनी है, या फिर जो वेटलैंड्स हैं वहाँ के वैली एरिया में, तो वहाँ पर फिश फार्मिंग को प्रमोट किया गया है। बेनिफिट्स की बात करें तो वहाँ पर रेनफॉल बहुत हेवी होती है, तो उस हेवी रेनफॉल का अगर सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए तो डिफरेंट टाइप का क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स वहाँ पर फॉलो करना पॉसिबल है। फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि मैक्सिमम एरिया ऑलरेडी जंगल के ऑक्यूपाई है वहाँ पर, तो वानिकी से दीर्घकालिक इनकम वहाँ पर मिल सकती है। बायोडाइवर्सिटी जो होती है, अलग अलग घटकों का शामिल वहाँ पर किया जाना है, वहाँ से सॉइल फर्टिलिटी, उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है विदाउट डिग्रेडेशन। तो इस तरीके से हर क्षेत्र के लिए अनुकूल कृषि प्रणाली अपनाने से आय में वृद्धि होती है, जो रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका हायर लेवल पर यूटिलाइजेशन होता है विदाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन, और इसी तरीके से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करने का हमारा गोल होता है, वो भी हम यहाँ से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।